अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख वसी नूर ए वसी एकेडमी में आप सबका खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि हमने कहा था कि आपको एक ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको पेपर रिप्रेजेंटेशन, बोर्ड एग्ज़ाम में हमें कौन सी हैंडराइटिंग लिखना है, इम्पोर्टेंट सिलेबस क्या है, ओएमआर शीट हमें किस तरह से फिल करनी है, सेंटर में कौन सी चीज़ें अलाउ है और कौन सी चीज़ें अलाउ नहीं की हुई है। इंशाल्लाह आज ये तमाम बातों पर हम डिस्कस करेंगे और हमारी ये जो भी यहाँ क्लास होंगी इसका हम पीडीएफ नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, आप वहाँ जाकर ये पीडीएफ हासिल कर सकते हैं और इंस्टाग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी गई है, आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा पेपर प्रेजेंटेशंस इंस्ट्रक्शन। पेपर प्रेजेंटेशन इंस्ट्रक्शन में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो हैंडराइटिंग आती है। क्यों? देखिए हैंडराइटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। आप क्लास में टॉपर होंगे, आप अच्छा पढ़ते होंगे, स्कूल में आपके क्लास में मालूम होगा, लेकिन जो पेपर करेक्शन करता है लेक्चरर उसको ये बात मालूम नहीं है कि आप क्लास के टॉपर हैं। तो कैसा मालूम होता है? आपकी हैंडराइटिंग से। अगर आप हैंडराइटिंग पेपर में अच्छा लिखेंगे तो इससे ये मालूम होता है कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। ठीक है, क्योंकि कॉमनली जो टॉपर्स होते हैं उनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है। तो हमें ज़्यादा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो हैंडराइटिंग है। लेकिन हैंडराइटिंग भी है कौन सी लिखना है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट लिखा है मैंने, राइट इन गुड एंड सिंपल हैंडराइटिंग। हमें सिंपल हैंडराइटिंग लिखना है, इंग्लिश में कर्सिव नहीं लिखना है, क्योंकि अगर कर्सिव अगर हम राइटिंग लिखेंगे वो बहुत ज़्यादा मिक्स होती है जिससे हमें समझने में मुश्किल होती है। जो हमारी सिंपल हैंडराइटिंग रहती है वो हर कोई आसानी से समझ सकता है, पढ़ सकता है। जैसे मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखी है, ये सिंपल हैंडराइटिंग है, हर किसी को इसमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बट आपको इससे भी अच्छी हैंडराइटिंग लिखना है। लेकिन तकरीबन 90% स्टूडेंट सिंपल नहीं बल्कि कर्सिव मिलाकर हैंडराइटिंग लिखते हैं। तो आप मिलाकर भी कर्सिव हैंडराइटिंग लिख सकते हैं, लेकिन वो हैंडराइटिंग सेंटेंस वर्ड्स देखते ही समझ में आए। ऐसा ना हो कि हमें गौर फिक्र से उस राइटिंग को देखना पड़े। ठीक है, तो मैं व्हाट्सएप चैनल में 3 की हैंडराइटिंग आपको प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ में कि आपको सिंपल कौन सी हैंडराइटिंग कैसा लिखना है, एंड जो कर्सिव रहती है जो नहीं लिखना है आपको वो भी हैंडराइटिंग दी जाएगी, और जो मिलाकर मिक्स समझने आने वाली हैंडराइटिंग भी आपको कर्सिव दी जाएगी। हाँ, अब है नेक्स्ट पॉइंट, यूज ब्लू पेन ओनली, डू नॉट यूज रेड और ग्रीन पेन। आपको बोर्ड एग्जाम में आंसर्स के लिए जो पेन यूज करना है वो पेन आपको ब्लू यूज करना है। रेड और ग्रीन पेन आप यूज नहीं कर सकते। और आंसर नंबर सेक्शन नंबर के लिए आपको ब्लैक पेन यूज करना है। फिर देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट थर्ड में, राइट इन मीडियम साइज लेटर्स, नॉट टू बिग, नॉट टू स्मॉल लेटर्स। हमारी जो हैंडराइटिंग है वह ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा बहुत छोटी होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी हैंडराइटिंग लिखेंगे तो ऐसा दिखेगा कि कोई 4th या 5th क्लास का बच्चा लिखा है। अगर आप कुछ छोटी हैंडराइटिंग लिखेंगे तो आपका 1.5 पेज का आंसर 1 पेज में आएगा, क्योंकि हमें कम टाइम में ज़्यादा लिखना है और करेक्शन करने वाले लेक्चरर्स को हो सकता है स्पीड हो तो उसे प्रॉब्लम होगी अगर आप बहुत ही छोटा लिखेंगे। ठीक है, जो हम पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं आपको हैंडराइटिंग्स का, उसमें हम यही मीडियम साइज लेटर्स में आपको लिखकर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप ये देखेंगे पीडीएफ तो कैसे लेटर्स मीडियम साइज में आना है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 4th पॉइंट, यू कैन यूज कलर पेन्स फॉर हेडिंग्स। आप कलर पेन यूज कर सकते हैं आंसर के हेडिंग के लिए, वो भी इसमें सिर्फ आप कौन से पेन यूज करेंगे, ओनली नॉर्मल कलर पेन्स, ग्लिटर्स या हाइलाइटर्स, स्केच आप यूज नहीं कर सकते हैं। रेड और ग्रीन पेन आप नॉर्मल भी कलर यूज नहीं करेंगे, बाकी के सब पेन्स आप यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 5,
make margin on four sides of the paper and write inside the margin। यानी कि हमें पेपर में स्केलिंग कैसे करनी है। सपोज आप इमेजिन कीजिए कि ये हमारा बोर्ड एग्जाम में आंसर शीट का पेपर है। तो कॉमनली हम लाइन कैसा मारते हैं स्केलिंग एग्जाम में स्कूल्स के, इस तरह से हम स्केलिंग करते हैं, या दो साइड से कुछ स्टूडेंट्स बाज ऐसा मार के छोड़ देते हैं, बाज क्या करते हैं इस तरह से मारते हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए तो ये जो स्केलिंग है रॉन्ग है। हमें बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल इस तरह से स्केलिंग नहीं करनी है। हमें करनी है तो स्केलिंग कैसी करनी होगी, इधर देखिए, ये हमारा पेज है, तो हमें फोर साइड से लाइनिंग करनी है। इस तरह से हम क्या करेंगे, फोर साइड से लाइनिंग करेंगे, वो भी डबल लाइन मारेंगे, स्ट्रेट मारेंगे, एकदम प्रॉपरली वे में लाइंस आएंगी। ठीक है, लाइन को जरा भी क्रॉस नहीं करेंगे, हम स्ट्रेट प्रॉपरली मारेंगे। और ये जो लाइंस के दरमियान में जो डिस्टेंस है, यहाँ पर इतना डिस्टेंस आना चाहिए कि आंसर लिखें उतना ही डिस्टेंस रहना चाहिए, इसके ऊपर हम आंसर नंबर लिख ले सकते। और ये जो फोर साइड्स लाइन का गैप है इक्वल रहना चाहिए। यहाँ पर आपने जितना गैप रखा है यहाँ पे भी आपको उतना ही गैप रखना है। कम ज्यादा भी स्टूडेंट क्या गैप रखते, ऐसा नहीं रखना चाहिए आपको, वरना आपका पेपर रिप्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा। स्केलिंग बहुत अच्छे से परफेक्टली स्केलिंग कीजिए, क्योंकि स्केलिंग से आपके राइटिंग का लुक आता है। हाँ, फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हमने देखा है कि पेपर पे लाइनिंग कैसा करना है। तो हमें ऐसी लाइनिंग हर पेपर पे इस तरह से स्केलिंग करना है। जितने पेपर्स आप लिखने वाले हैं, जितने आप लिख सकते हैं, उतने पेपर पे यही फॉर्मेट में आप स्केलिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 पॉइंट है हमारे पास, ड्रॉ वन लाइन आफ्टर एवरी आंसर, यानी कि हर आंसर के बाद भी हमें लाइन मारनी है। ठीक है, मान लीजिए हमने एक आंसर यहाँ, हमें हर आंसर के बाद इस तरह से आंसर हमारा जहां भी कंप्लीट होगा इस तरह से हम लाइन मारेंगे। वो भी ये लाइन इस तरह से मारेंगे कि यहाँ पर हमने जो लाइन ड्रॉ की थी उससे लाइट कम ही की लाइट हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन आंसर शीट में क्वेश्चन लिखना नहीं है, ताकि इससे मालूम हो कि हमारा यहाँ आंसर कंप्लीट हो गया है, इसके नीचे हमारा नेक्स्ट आंसर है। ठीक है, अगर हम ये स्केलिंग अगर लाइन नहीं मारेंगे यहाँ पर तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, बाद बच्चे क्या करते हैं, आंसर लिख देते हैं, लाइन एक छोड़ देते हैं, एक लाइन के उतनी क्या करते हैं, डिस्टेंस छोड़ देते हैं, नहीं, बल्कि हमें क्या करना है, इस तरह से लाइन मारना है। ये लाइन का मतलब ही होता है कि हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ओके, इस तरह से आप जितने भी आंसर लिखेंगे, एवरी आंसर कंप्लीट होने के बाद आपकी लाइन रहेंगी। हाँ, अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन पहले हमें कौन से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो देखिए अगर पेपर में आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आपको पेपर में 3 सेक्शंस में के भी आंसर आते हैं, यानी कि हमारे पेपर में 3 सेक्शन होते हैं, ये होता है लॉन्ग सेक्शन, थर्ड, फिर सेकंड सेक्शन में होते हैं शॉर्ट आंसर्स, और थर्ड सेक्शन में होते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स। अगर तीनों सेक्शन में से किसी में से 2 क्वेश्चन आते हैं, किसी में से 1 आता है, किसी में से 1 आता है ऐसा, तो आप क्या करेंगे, पहले जो हमें फर्स्ट सेक्शन लिखना है वो लिखना है आपको लॉन्ग आंसर्स, देन उसके बाद आप क्या करेंगे, देन शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी कि उसके बाद सेकंड सेक्शन के आप क्या करेंगे, आंसर्स लिखेंगे। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये है अपने लिए थर्ड और यहाँ पर है हमारे लिए सेकंड, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेक्शन लिखेंगे। ओके, ठीक है, क्योंकि देखिए जो थर्ड सेक्शन होता है वो ऐसा सेक्शन होता पूरे पेपर में एक ऐसा इजी सेक्शन माना जाता है जिससे कि यहाँ से पासिंग स्कोर होती है। तो जो सेक्शन होता है आपको लॉन्ग सेक्शन होता है। अभी तक आपने जितने ग्रैंड टेस्ट 1, ग्रैंड टेस्ट 2, प्री फाइनल जितने भी एग्जाम्स लिखे हैं उनमें से सबसे ज्यादा अगर आपको अच्छे क्वेश्चंस करने आए, सेम देखने को मिले, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस देखने को सेम मिलेंगे। लेकिन शॉर्ट
एंड वेरी शॉर्ट में तो आपको कुछ भी पूछता है, शॉर्ट में थोड़ा बहुत मैच हो जाता है, लेकिन वेरी शॉर्ट में एकदम डिफरेंट टाइप आ जाता है। तो मेरे बोलने का मकसद ये है कि जहाँ से बच्चा पासिंग मार्क्स स्कोर करता है और जो सबसे इजी सेक्शन रहता है, जहाँ से हर टीचर कहता है कि यहाँ से क्वेश्चन गारंटीड आ जाएगा, वो जो सेक्शन होता है लॉन्ग, फिर उसके बाद हार्ड होता है शॉर्ट, फिर होता है वेरी शॉर्ट। अगर हम लॉन्ग अच्छे से लिख लेंगे, शॉर्ट अच्छे से लिख लेंगे, वेरी शॉर्ट में उतना हमारा परफॉर्मेंस सही भी नहीं रहेगा, तब भी हमको इंशाल्लाह मार्क्स बाय टू बाय मिलेंगे। हम कैसा करते हैं कॉमनली, हम कैसा करते हैं, पहले हम जो लिखते हैं फर्स्ट सेकंड। हाँ, तो हम जो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करते हैं, मान लीजिए आपको वेरी शॉर्ट आंसर में एक क्वेश्चन आ रहा है, फिर आपको मान लीजिए सेकंड सेक्शन में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर इसमें आपको क्या है 1 क्वेश्चन आ रहा है पूरे पेपर में, मान लीजिए, यानी कि वेरी शॉर्ट के आपको पूरे नहीं आ रहे। तो बच्चा कैसा अटेम्प्ट करता है, पहले आप वेरी शॉर्ट का एक लिखते हैं, बाद में इसके पूरे क्वेश्चन लिखते हैं, आप इसके पूरे क्वेश्चन लिखते हैं, फिर इसके पूरे क्वेश्चन लिखते हैं। नहीं लिखना है हमें वैसा, पूरे पेपर में हमें जो पहले परफेक्ट आंसर आते हैं वो लिखना है। आप पहले ये सेक्शन का एक आंसर लिख के, फिर ये सेक्शन का एक आंसर, फिर ये एक सेक्शन का आंसर आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, पेपर पे लिखा हुआ नहीं है कि आपको सीरियल वाइज सेक्शन वाइज ही लिखना है बोल के। आपको लिखना कैसा है असल सेक्शन में पहले अच्छे आंसर्स आते हैं वो आपको लिखना है। अगर आप पहले इस तरह से लिख देंगे, पहले ये फर्स्ट आ रहा था लिख लिए, उसके बाद सही नहीं आ रहे थे, इस तरह से अगर आप पेपर को लिखते हुए जाएंगे तो आपका पेपर रिप्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट के 3 पेजेस ही आपको 9 पॉइंट टारगेट तक पहुंचाते हैं। अगर आप फर्स्ट के 3 से 4 पेजेस अच्छे लिख लेते हैं तो आगे आपके पेपर करेक्शन में ज्यादा तवज्जो नहीं रहेंगी, क्योंकि आपने फर्स्ट के 3 से 4 पेजेस अच्छे अटेम्प्ट कर लिए हैं। ठीक है, हाँ, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्या है, राइट द मोस्ट परफेक्ट आंसर यू नाउ ऑन द पेपर। अब तो मैं ये सिचुएशन उनके लिए बताया था जिनको तीनों सेक्शन में से आपको आंसर्स आते। बात ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जिनको एक सेक्शन में से बिल्कुल नहीं आता, सेक्शन 1 में से, सेक्शन 2, सेक्शन 3 में से चाहता, या बास को सिर्फ सेक्शन 3 में से आता, 2 में से भी नहीं आते, 1 में से भी नहीं आते। तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना है, देखिए क्या कहें हैं, क्या लिखा है, राइट द मोस्ट परफेक्ट आंसर यू नाउ ऑन द पेपर। आपको पेपर के अंदर सेक्शन, तीनों सेक्शन में सबसे अच्छा परफेक्टली आंसर कौन सा आता, आपने वो अटेम्प्ट करना। फिर उसके बाद कौन सा आता, आपको वो अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद कौन सा आता, आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना है। क्यों, अगर आप इस तरह से अटेम्प्ट कर लेंगे, मैं पेपर करेक्शन कर रहा हूँ, आपने फर्स्ट लिखा है अच्छा लिखा है, सेकंड आपने लिखा है अच्छा लिखा है, थर्ड आपने लिखा है अच्छा लिखा है, यानी कि मैं आपके 3, 4, 4 आंसर से सेटिस्फाई हो गया, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, मुझे फास्टली करेक्शन करना है, तो मैं ये समझ के चलूंगा, मेरे माइंड को ये सिग्नल मिल गया है कि आपने गुड हैंडराइटिंग में, गुड पेपर रिप्रेजेंट के साथ आपने विदाउट मिस्टेक के आंसर सिखाए। इसका मतलब आपके आगे भी आंसर्स बिल्कुल सही होंगे, तो मैं आगे इतनी तवज्जो नहीं दूंगा। फिर इसके बाद देखिए, डू नॉट राइट फुल क्वेश्चन, राइट ओनली सेक्शन नंबर एंड क्वेश्चन नंबर। यानी कि क्वेश्चन पेपर में आपको क्या करना है, सिर्फ सेक्शन नंबर और आंसर नंबर लिखना है, बल्कि आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, सपोज आपने मान लीजिए क्वेश्चन लिखे, अब मैं इसका आंसर चेक कर रहा हूँ, क्योंकि आंसर जो आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है जो परफेक्टली हमें नहीं मालूम कि वो क्या एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आ रहा, तो हम कुछ क्वेश्चन बना के भी लिखते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स। अगर आप वहां पर क्वेश्चन मेंशन कर देंगे तो मैं करेक्शन कर रहा हूं तो मुझे मालूम हो जाता है कि यार ये क्वेश्चन का ये आंसर था, इसने परफेक्टली इसका आंसर नहीं लिखा है। ठीक है, अगर आप वो क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे, आपने क्वेश्चन नहीं लिखा है, तो जो मैं आंसर चेक कर रहा हूँ, करेक्शन कर रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं होगा कि 100% कि ये एग्जैक्ट सही आंसर है या नहीं है। ठीक है, हाँ, तो आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है तो आंसर नंबर और सेक्शन नंबर डाल के कैसा लिखना है, देखिए ये मान लीजिए हमारा पेपर है। ठीक है, पेपर पे आप लिख रहे हैं थर्ड सेक्शन का आंसर, तो लिखिए आप यहाँ डालिए सेक्शन नंबर, इस तरह से लिखिए आप थर्ड। फिर थर्ड में आपका जो भी वहां पर क्वेश्चन नंबर है, मान लीजिए 12 है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए फर्स्ट सेक्शन में हमारे पास 1 से लेके
टू 6 तक क्वेश्चन है, एंड सेकंड में हमारे पास है 7 टू मान लीजिए 12 तक है, और हमारे पास थर्ड सेक्शन में है 30 इंटू 17 तक हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब थर्ड सेक्शन डाल दिया, अब डालने के बाद आप मान लीजिए 13वां क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, तो आपको सिर्फ इस तरह से सेक्शन नंबर डालना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ जो आपने इस तरह से जो 4 लाइन हमने स्केलिंग मारी है ना, इस तरह से यहाँ पर आप क्या करेंगे 13th लिख देंगे, आप लिख के आंसर बोल के आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर कंप्लीट होने के बाद आप जो मैंने पहले कहा था कि आपको स्केलिंग करनी है, आपने एक लाइन मारनी है। अगर आप यही थर्ड सेक्शन में 14वां लिख रहे हैं, उसके बाद का या 16वां लिख रहे हैं या 17वां लिख रहे हैं, तो फिर से आपको सेक्शन नंबर डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत नहीं है, आप विदाउट सेक्शन नंबर डाले लिखिए। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा लिख रहे हैं, आपने एक क्वेश्चन लिख लिया है सेक्शन नंबर 30 में, उसके बाद अच्छा आपको ये आ रहा है सेकंड सेक्शन वाला, तो आपको अगर सेक्शन चेंज हो रहा है तो आपने क्या करना है, फिर सेकंड सेक्शन आप क्या करेंगे, फिर से आप डालेंगे सेक्शन नंबर लिखिए आप। ठीक है, आप लिखिए आप सेक्शन नंबर सेकंड, और उसके बाद कौन सा लिख रहे हैं, मान लीजिए 7, तो आप लिखिए यहाँ पे 7, फिर ये जो आंसर रहेगा आपका इस तरह से लिखिए। फिर और फिर से सेक्शन चेंज हो रहा तो फिर फर्स्ट डालिए, क्वेश्चन नंबर लिखिए। और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको बात नोट करनी है, ज़हननशीन कीजिए अच्छी तरह से, आप सेकंड में आंसर लिख रहे हैं 7th वन, आप बिल्कुल ये 7th वन का आपने करेक्ट आंसर लिखा, लेकिन आपने यहाँ पर 8 लिख दिया, तो ये आंसर आपका पूरा रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, तो नंबर हमें परफेक्टली लिखना चाहिए। ठीक है, अगर आपने 7वां क्वेश्चन लिखा है, पूरा उसका आंसर आपने 7वां क्वेश्चन का सही कंप्लीटली लिखा है, लेकिन आप ये नंबर अगर गलत डालते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग मान लिया जाएगा, आपको इसको एक भी मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ये बिग मिस्टेक करते हैं, यही मिस्टेक करने की वजह से कई स्टूडेंट एग्जाम लिखकर भी फेल हुए हैं। और दूसरी चीज क्या करते हैं, बिग मिस्टेक बच्चे, अब ये नंबर गलत नहीं लिखने के बजाय आप क्या करते हैं, सेक्शन नंबर डाल देते हैं, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर डालते ही नहीं है कि आप का आंसर लिख रहे हैं। तो अब मैं क्या समझू, सेकंड सेक्शन में किसका आंसर है, तो अगर आप इस तरह से सेक्शन क्वेश्चन नंबर भी नहीं डालेंगे, सेक्शन लिखेंगे, तब भी ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग मान लिया जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही नहीं आंसर, इस हिसाब से भी आप फेल हो सकते हैं। तो हमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट नोट करना है, सेक्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर परफेक्टली प्रॉपर्ली मेंशन करना है। ठीक है, हाँ, उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट और कुछ पॉइंट्स है हमारे पास। फर्स्ट, राइट आंसर ऑन बैक साइड फॉर रफ वर्क, द राइट करेक्ट आंसर इन फ्रंट पेज। इस पॉइंट में क्या कह रहा है, देखिए, आप जब अपना फर्स्ट आंसर लिख रहे हैं, कोई से भी सेक्शन का चाहे कोई भी आंसर हो, क्योंकि हमें पता नहीं था कि वो क्वेश्चन कौन सा आने वाला था, तो आपको ऐसा लगता है कि हमें इसमें मिस्टेक जा सकती है, या कभी कभी क्या होता है, परफेक्टली याद होने के बाद भी हम रुक जाते हैं, ना चाहते हुए भी हमें मिस्टेक हो जाती है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, तो आंसर के हम बुकलेट के लास्ट पेज पे पहले पेंसिल से आप रफली आंसर को फास्टली लिख लीजिए। लिखने के बाद आप इसको अपने फर्स्ट पेज पर वहां से देखकर आप लिख सकते हैं। मैं क्यों इस चीज को रिकमेंड कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि पेपर करेक्शन का जो प्रोसेस है, स्ट्रिक्टली याद रखिए, आपके 3 से 4 पेजेस तक ही है। अगर आप 3 से 4 पेजेस तक ये मिस्टेक नहीं करेंगे, यानी आंसर भूलेंगे नहीं, आप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे, तो आप 9 पॉइंट टारगेट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आप फर्स्ट आंसर क्या अगर स्टार्ट कर दिया, आपने बैक साइड में नहीं लिखा, फिर आप बीच में रुक गए, आपको आंसर में मिस्टेक हो गई, तो आपने इसको ये सिग्नल दे दिया कि मैं आगे भी आंसर पूरे मेरे मिस्टेक्स है, पहले ही मैंने गलती कर दी है, तो आप बाद में गलती होना लाजिम है, ऐसी बात हो। क्योंकि देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज बेस्ट नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट के जो पेजेस है हमारे 3 से 4,
आप हो सके, मैंने एक कह रहा हूँ, लेकिन आप 2 से 3 आंसर को पीछे लिख के ही सामने लिखिए। हम 100% श्योर रह सकते हैं कि हमें गलती नहीं होगी। अगर गलती होगी तो रफ प्रैक्टिस पे होगी, क्या था फिर हम सोचकर लिख ले सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट को अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है रफ लिखने की, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, तो वेरी गुड, आप लिखिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मिस्टेक जाती है तो फिर आपको इसको प्रेफर कीजिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली वैसे लिखेंगे तो आपके मार्क्स में डिक्रीजेस हो सकते हैं। इससे आपका रफ प्रैक्टिस लिखने से हो सकता है एक आंसर बोर्ड एग्जाम में कम लिख सकें आप दो, कोई बात नहीं है, लेकिन फर्स्ट के हम अच्छे आंसर लिखें, ये बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद देखिए, इफ यू मेक ए मिस्टेक इन द एग्जाम आंसर डोंट रफ इट, जस्ट इग्नोर राइट इट। अगर आपको क्या हुआ पेपर में गलती हो गई, ठीक है, क्या हो रही आपसे पेपर में गलती हो रही, मिस्टेक्स चले गई आपसे, यानी कि तो आप क्या करेंगे उसे इस तरह से आप वहां पर लाइन नहीं मारेंगे, आप इस तरह से रफ नहीं करेंगे, आप उसे इग्नोर करके चले जाएंगे। अब इस यहाँ देखिए इस पॉइंट्स में, यहाँ मैं आंसर की जगह डब्ल्यू ई की जगह मैं यहाँ पर ए लिखता हूँ, तो क्या मालूम हो रहा है कि अगर आप इसको फास्टली पढ़ते जा रहे हैं, रीड करते जा रहे हैं, तो आप उतना गौर नहीं करेंगे कि अरे आंसर ये बोल के आप चले जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ मैंने ए लिखा है, ई की ये गलती हो गई बोल के आपने इसको यूं किया, तो यहाँ पर ये हाईलाइट हो गया। या ये फिर पूरा इतना भी रॉन्ग चले गया, मान लो कितना ये इतना रॉन्ग चले गया, आपने इसके ऊपर इस तरह से लाइन मार दी, तो यहाँ पर सॉलिड ये मेंशन हो रहा है कि आपने यहाँ पर मिस्टेक की है। तो इस तरह से अगर आप मिस्टेक होंगे तो भी हाईलाइट नहीं करना है। अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई इतनी मिस्टेक गई ना, इससे क्या होता मैं ही हाईलाइट कर देता हूँ, तो वो ये समझेगा कि आगे भी हो सकता है आपको आंसर में मिस्टेक गई है, फिर वो आपका स्ट्रिक्टली पेपर जांच करेगा, चेक करेगा। तो इस चीज को भी बहुत जहन में रखिए, आपको इग्नोर करना है, मिस्टेक गए तो आपको इस तरह से रफ नहीं करना है, ओके, इस तरह से आपको लाइन भी नहीं मारनी है, ओके। हाँ, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, आफ्टर फिनिशिंग ऑल क्वेश्चंस चेक योर पेपर अगेन एंड राइट इफ यू रिमेंबर एनी आंसर्स। अब सपोज आपने क्या किया एग्जाम में, इमेजिन कीजिए कि आपने जितने क्वेश्चन आना था आपने पूरे लिख लिए, पूरा क्वेश्चन भी हो गया, तब भी आपको रुकना नहीं है, आपने जो आंसर्स याद किए हैं उसे लिखना है। क्यों सर? आपने अगर जो क्वेश्चंस लिखे हैं पूरे, उसमें अगर कहीं मिस्टेक है, मार्क्स माइनस हो रहे हैं, तो जो आपने याद थे वो आंसर्स याद किए हैं, ये आंसर्स भी आपके वो माइनस मार्क्स को प्लस कर सकते हैं। यूं मान के चलिए आप बोर्ड एग्जाम में जो भी लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, एक प्रॉपर वे में लिख रहे हैं, आप सही स्केलिंग मार के लिख रहे हैं, पेपर रिप्रेजेंटेशंस के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, तो आपको उसके मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन है कि आपको कुछ आंसर्स आए थे, कुछ नहीं आए थे, आपने चैप्टर में से पढ़े थे कुछ क्वेश्चंस, लेकिन वो चैप्टर में दूसरे एक्सरसाइज से दूसरे टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप वो क्वेश्चन नंबर लिख के आपने जो आंसर्स याद किए थे उस चैप्टर के, वहां आपको ये वहां पर वो क्वेश्चन की जगह पर आपको जो आंसर याद है वो लिखना है। इससे ऐसा नहीं कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इंशाल्लाह आपको जरूर मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर 4 मार्क्स का है तो आपको 2 तो मिलेंगे, 3 तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट है जो कि बिल्कुल कुछ भी नहीं आया, आप पढ़ के गए थे, ऐसा भी हो सकता है, तो आपको क्या करना है, मैंने जो पेपर फॉर्मेशन आपको पूरा बताया है, पेपर रिप्रेजेंटेशन के इंस्ट्रक्शन बताया है, उस अकॉर्डिंग में आपको जो भी याद है वो पूरे आंसर्स क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। अगर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिख दिए, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई उम्मीद लगा सकते हैं कि हम 90% ये बोल सकते हैं कि हम फेल नहीं हुए हैं, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ किसी चैप्टर्स के रिलेटेड लिखा है, तो हमें बोर्ड में मार्क्स के क्यों ना हो पासिंग मार्क्स हमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके बाद 13 पॉइंट है, आफ्टर फिनिशिंग पेपर ड्रॉ वन लाइन एंड राइट द एंड। पूरा पेपर होने के बाद आपको लास्ट में जहां भी आपका आंसर कंप्लीट होगा लाइन मारकर
द एंड आपको लिखना है। वहां आपके क्लास में जो इन्विजिलेटर है वो साइन कर देगा। इससे ये मालूम हो जाएगा कि आपने पेपर यहाँ तक लिखा है, और जो पीछे रफ प्रैक्टिस आपने लिखी है वो उसको इग्नोर कर देगा। ठीक है। हाँ, अभी ये पेपर इंस्ट्रक्शन के बारे में हमने, पेपर रिप्रेजेंटेशन के बारे में, हैंडराइटिंग के बारे में, स्केलिंग के बारे में पूरा जान लिया है। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको ओएमआर शीट किस तरह से फिल करनी, तो ओएमआर शीट हमें किस तरह से फिल करनी है उस पर मैंने एक वीडियो है जो कि आपको व्हाट्सएप चैनल में उसकी एक लिंक दी गई है, वहां से आप देख सकते हैं। 8 9 से 10 मिनट का वीडियो है, उसमें प्रैक्टिकली ओएमआर शीट ली गई है और आंसर शीट जो आपको बोर्ड एग्जाम में आती है कैसा फिल करना है, एक एक प्रोसेस को डिटेल में बताया गया है कि मिस्टेक हुए तो कैसा करना है। आपको बेसिक से एकदम हाई लेवल तक उसमें आपको कैसे फिल करना है बताया गया है। तो आप वो वीडियो वहां पर वॉच कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल में जाकर आपको लिंक है। ओके। और रही बात अब इम्पोर्टेंट सिलेबस की, हमारा जो इम्पोर्टेंट सिलेबस रहेगा उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो हमारे आएंगे, हर सब्जेक्ट से आएंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट से एक वीडियो में या एक क्लास में कवर करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आपको जो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे सिलेबस के ताल्लुक से या क्वेश्चंस के ताल्लुक से, सर अब मार्केट में बहुत से सीरीज आ गए हैं, आज जैसे VGS है, LMR है, ऑल इन वन है, लेकिन आप सब पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें से कोई भी सेम एज इट इज क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है। तो सर आप ऐसा मटेरियल बताइए जिससे कि आंधे या नहीं आंधे हम वो मटेरियल में का आंसर लिख के आएंगे और हमें डेफिनेटली 100% मार्क्स लेंगे। तो बिल्कुल हम इस तरह का आपको जो मटेरियल फॉलो करना है वो हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा 20% सिलेबस से, जैसे मैंने कहा था कि आपको 100 मार्क्स का पेपर है तो मान लीजिए 80 मार्क्स का पेपर आता है। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में 14 चैप्टर से एक्सरसाइज है, तो 14 चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते और एक एक चैप्टर के अंदर कई एक्सरसाइज होती है, तो हर एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन नहीं आते। कुछ ही चैप्टर से, कुछ ही एक्सरसाइज में के अंदर से कुछ क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 20% सिलेबस से आते हैं। तो वो सिलेबस कौन सा है, फिजिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, सोशल के अंदर, ये क्लास भी इंशाल्लाह आपको एक अलग से इसके क्लासेस रहेंगे जिसमें आपको सिलेबस के बारे में डिटेल में पढ़ दिया जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हुए। कभी भी अगर वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसकी लिंक मिलेगी। और एक बात कि सेंटर में हमें कौन सी चीज़ें अलाउ है और कौन सी चीज़ें अलाउ नहीं की गई है। तो देखिए सेंटर में आप नॉर्मली आप वॉचेस पहन के जा सकते हैं, इस तरह के बास सेंटर में अलाउ करेंगे, बास में नहीं करेंगे। शू भी बास सेंटर में आपको अलाउ करेंगे, बास में नहीं करेंगे। लेकिन आपको स्मार्ट वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपको साथ में नहीं ले जाना है। आप साथ में वाटर बॉटल लेकर जा सकते हैं, आप वॉशरूम को भी जा सकते हैं इन्विजिलेटर को पूछकर। और जो आपकी सेंटर में है, आपकी ड्रेसिंग ही बताती है आपकी काबिलियत। तो ऐसे छपरी टाइप बनकर मत जाइए, एक फॉर्मल मॉडलिंग में जाइए ताकि देखने वाले को लगे कि आप एक स्टूडेंट हैं। आप टॉन पॉइंट फटे पॉइंट्स पहन रहे हैं, टी शर्ट डाल रहे हैं, खतरनाक कटिंग्स बना रहे हैं, आप इस तरह से मत जाइए, ये आपका इंप्रेशन खराब करेगी सेंटर पर। ठीक है। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है, हाँ जी, उसके बाद हमारी जो बात है इम्पोर्टेंट हम भूल रहे हैं वो ये कि सेंटर पे कौन से टाइम पर पहुंचना है। आपके हॉल टिकट पर कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन में आप चेक कीजिए कि लिखे हुआ है कि स्टूडेंट को सेंटर पे 9 बजे प्रेजेंट रहना है। 9:30 से आपका एग्जाम स्टार्ट है, तो 9 बजे गेट ओपन होता है, 9:30 को गेट क्लोज हो जाता है। तो 9 बजे से पहले आपको सेंटर पर प्रेजेंट रहना है, यानी कि मान लीजिए कि आपको 8:45 बजे आप प्रेजेंट रहिए। अगर आप 9:30 से 9:31 या 9:32 भी हो जाएंगे तो गेट क्लोज हो जाएगा। आप कितनी भी रिक्वेस्ट कर ले, गेट नहीं खोला जाएगा। तो टाइम की डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, डिसिप्लिन से सब एग्जाम्स को टाइम पर पहुंच जाइए। अगर आप 1-2 मिनट भी लेट होंगे तो आपको सेंटर के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि सेंटर को लॉक कर दिया जाता है। इंशाल्लाह जो भी सिलेबस का हमारा जो टॉपिक रह गया है वो टॉपिक हमारे आने वाले, हाँ, हमने जो भी क्लास ली है ये तमाम बातों को आप अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए।
मैंने जो पेपर रिप्रेजेंटेशन आपको बताया है, अगर आप उस तरीके से लिख के आएंगे तो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स इंक्रीज होंगे इस लेवल। और उर्दू का जो एग्ज़ाम है इंशाल्लाह उस पर भी हमारी वीडियो अपलोड होंगी कि आपको उर्दू का एग्ज़ाम कैसे लिख के आना है, इसमें कौन से इजी क्वेश्चन है, कौन से हार्ड क्वेश्चन है, आप किस तरह से उर्दू में स्कोर कर सकते हैं। इसी तरह से सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियो मिलते रहेंगे। इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक ही नहीं, आपको ये क्लासेस आपको इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही मिलेंगे। अगर आप इंटर सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में रहते तो हम आपको एक पीडीएफ दे देते थे जिसमें से 100% आपको क्वेश्चन आते थे। मान लीजिए इंटर में मैथ्स 75 मार्क्स का पेपर होता है, फिजिक्स 60 मार्क्स का, केमिस्ट्री 60 मार्क्स का। अगर हम पेपर दे दिए तो 70 प्लस आपको वही क्वेश्चंस आ जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। और फिजिक्स में 60 में से 56 कैसा भी आपको प्लस मार्क्स आ जाएंगे, या 56 कैसा भी आपको मार्क्स आ जाएंगे। इसी तरह से हर ग्रुप के सीसी, बाईपीसी, एमपीसी, हर ग्रुप के हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे। वही सेम क्वेश्चन आएंगे आपको, क्वेश्चन जरा भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि 10th में आपको सीसी पैटर्न है, इंटर में नहीं है। तो ये आपको चैनल इंटर तक काम में आने वाला है, तो इसे सब्सक्राइब करके रखिए। आप इंटर तक इस चैनल को फॉलो कीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं इंटर में उन लोग को भी ये शेयर कीजिए। हमारे इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।